बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलेक्शन था ये धांधली ज़दा इलेक्शन था, क्योंकि आर्टिकल 226 कहता है कि सीक्रेट बैलेट के साथ ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इलेक्शन होता है। ये रूह है उस आर्टिकल 226 की, और आपने अगर इलेक्शन कराना है किसी रूल के मुताबिक कराना है, अपनी मर्जी से नहीं कराना। अब यहाँ आपने क्या किया कि पेपर और काउंटर फॉइल जो था वो सीरियल नंबर पे था। इसका मतलब है कि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है उसकी वायलेशन की। आप ट्रेस कर सकते हैं कि वोट किसने किसको डाला। और देखिए, ये स्पीकर का इलेक्शन है, ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है। तो जो स्पीकर होता है वो एक न्यूट्रल ओहदा होता है, उसने अपना जो गैर जानिबदारी के साथ उसने चलाना होता है हाउस। तो उसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि अब सीक्रेट बैलेट जब कॉन्स्टिट्यूशन का आईनी हिस्सा है तो उसको इंश्योर करना चाहिए। सबसे बड़ी तो ये धांधली हुई। दूसरा, जो पैनल ऑफ चेयरमैन रखे थे वो भी सारे ट्रेजरी बेंचेस के थे, ये दूसरी धांधली थी। तीसरा ये था कि जो गवर्नर होता है, ये पंजाब प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली जो 1997 का जो एक्ट है उसके तहत गवर्नर ने कॉल करना होता है इलेक्शन, वो भी नहीं किया गया। तो हर लिहाज से इस इलेक्शन को चोरी किया गया है, धांधली ज़दा इलेक्शन है। और हमारी प्ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो भी रात को अदालत खोलती और इसका फैसला करती। और जब हमने जाना है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, और वहां भी यही अगर आपने धांधली करनी है और इसी तरह से हाईजैक करना है इलेक्शन का, तो उसका फायदा कोई नहीं है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का। यहाँ हमें और ये तज्जिया देना कि जी ये कौन सा ऐसी बात है, भाई एक रूल है, एक लॉ है, कानून है, आपने उसको रूबहू जो है वो इंप्लीमेंट करना है। अगर सीक्रेट बैलेट का लॉ है तो उसको इंश्योर करें। आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको सीरियल नंबर कर देंगे और जी जिसके जितने जहां वोट हैं उसमें उतनी डाल लें। आपका काम है आप रूल और लॉ की इंप्लीमेंट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं था, ये बेसिक सी बात है। अब इसको अगर आप रद्द कर दें और जो तजियाकार है वो भी कहे कोई बात नहीं, ये तो चलता है, तो मैं नहीं समझता ऐसे चलना चाहिए। अगर हम कायदे का कानून को इसी तरह रद्द कर देंगे, अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर को रद्द कर देंगे, तो फिर तो ये मुल्क चल ही रहा है, चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। देखिए, ये बहुत एक संगीन मैटर है। फाइनेंशियल टाइम्स पहले तो एक रिप्यूटेबल कंपनी है, अगर इनको इख्तलाफ है उसके आर्टिकल से तो उसको ये सू करें यूके में जाके, जिस तरह हमने इनके झूठे जो इल्जाम थे उनको सू किया था और वहां हम जीते थे और वहां हमने क्लीन चिट ली उधर से। देखिए, ये मामला जो फाइनेंशियल टाइम्स का है वो बड़ा सीधा है। पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि आप फॉरेन नेशनल और फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते, और अगर आप लेते हैं तो वो इलीगल है और उसको फॉरेन फंडिंग या मनमुआ फंडिंग जो है वो किया जाएगा। ये आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि वुटन क्रिकेट कंपनी के अंदर जो है उन्होंने उससे $2 मिलियन लिए गए और फिर एक दफा $1.3 मिलियन लिए गए, और इस कंपनी से सिर्फ उस मैच की मद में जो है वो फंडिंग नहीं ली गई। थोड़े अरसे बाद एक जो रॉयल फैमिली का जो एक वजीर था यूएई का, उसने भी जो है वो फंडिंग की। तो इसका ये मतलब है कि हुकूमत जो अगर फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो आपकी पार्टीज को फंड करती है तो ये इलीगल है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। और यही इल्जाम जो है वो अगर ये सच है फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल, तो ये गिल्टी साबित हो जाते हैं। और पूरी देखिए, ये हादसा इसके साथ साथ और भी मामलात हैं। ये तो फाइनेंशियल टाइम्स ने एक कंपनी का जिक्र किया, 350 कंपनीज हैं जिनसे ये ममनुआ फॉरेन फंडिंग ली गई। उसके बाद 88 ऐसे जो है वो इंडिविजुअल्स हैं जिनका तल्लुक इंडिया से है और जिनका तल्लुक इजराइल से है, जिनसे जो है ये फॉरेन फंडिंग ली गई, जो कि इलीगल है। आप फॉरेन नेशनल से फंडिंग ले ही नहीं सकते। उन्होंने क्यों फंडिंग दी, ये एक अलग सवाल बनता है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगली चीज है वो ये है कि दर्जनों अकाउंट तो पाए गए हैं, मिस डिक्लेरेशंस हैं। फिर आपने वो जो ये कहते हैं ए बी या फलूदे वाला, इनके तो अपने निकले, अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये फंडिंग ली गई और फिर उसमें खुर्द बुर्द भी हुई, वो कहाँ गए पैसे, किधर इस्तेमाल हुए, वो गबन कर लिए गए। ये सारे मामला जो हैं, यहाँ आपका एक ऐसा वजीर आजम था जिसको आपने अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जो नहीं ली। आप ठीक कह रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ममनुआ फंडिंग का जो केस होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी तो यही होती है कि जो फंड्स हैं वो सीज कर दिए जाते हैं, तो फिर इससे क्या सियासी मकासद हासिल हो सकते हैं? नहीं, मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसके मल्टीपल लेवल्स हैं। एक तो फॉरेन नेशनल से आप फंडिंग नहीं ले सकते, वो यहां पकड़ी गई। फिर दूसरी ये चीज है कि आपने मिस डिक्लेरेशन की, आपने दर्जनों अकाउंट छुपाए। मैं इसी से आपकी एग्जांपल ड्रॉ करा रहा हूं कि एक वजीर आजम को अपने बेटे की कंपनी से जो उसने तनख्वाह नहीं ली वो ना डिक्लेयर करने पे ना अहल
कर दिया गया। यहाँ तो दर्जनों अकाउंट्स के मामला हैं, यहाँ तो हजारों जो है वो इंडिविजुअल्स और कंपनियों से फंडिंग दी और मिस डिक्लेयर की गई। ये तो बड़ा, यहाँ तो ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं और पूरी पार्टी नाअहल होती है। उसका चेयरमैन ये जानते हुए बूझते हुए मिस डिक्लेरेशन की, वो नाअहल होता है। मैं समझता हूँ पूरा ये 1 और 8 साल से जिस तरीके से इस केस को रोका गया जो है मुख्तलिफ तरीकों के साथ, ये इनकी चोरी जो है वो साबित करता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड है, सरबराह हैं, उनकी जो ये एक अटैक कर रहे हैं वो इसी बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं, अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं, अपनी जो ये बददियानती है उसको छुपाना चाहते हैं, और इस वजह से प्रेशर डाल रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। ये सारा ड्रामा पूरी कौम देख रही है। इन्होंने इसके अलावा भी ये जो नेकुल, ये जो शरीफ बनते हैं, $250 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रॉपर्टी टाइकून ने की और वो पकड़ी गई, उसकी मद में 650 केनाल इमरान खान ने और फराह गोगी ने उनको तोहफे में दिए गए। तो ये सारा मामला कोई इतना छोटा मामला नहीं है। ये खुद जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाने में तो तेज है। इनका अपने जो गिरबान में अगर झांक के देखें तो चोरी, मिसरिप्रेजेंटेशन, डकैती के अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा।